दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो। दोस्तों हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने 2 वीडियोस देखे। उनमें हमने आंकड़ों का व्यवस्थीकरण पहले वीडियो में देखा और दूसरे वीडियो में हमने आरेख जो चित्र बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम आज जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है सांख्यिकी का केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अर्थात मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत माध्य माध्यिका बहुलक पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में माध्य पर चर्चा करेंगे। माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य एम, गुणोत्तर माध्य जीएम, हरात्मक माध्य एचएम, शुद्ध माध्य और सामूहिक माध्य के क्वेश्चन हम हल करेंगे और देखेंगे ये है क्या और इनके अंतर संबंध, इनमें संबंध क्या है वो भी देखेंगे। तो समांतर माध्य सबसे पहले, या माध्य जिसको कहते हैं, हमने जो लोग हमारा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो सर्वप्रथम हमारा पहला वीडियो देखें। उसमें हमने आंकड़ों की व्यवस्थितीकरण के लिए 3 प्रकार की सीरीज बताई थी: इंडिविजुअल या व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट या असतत श्रेणी और कॉन्टिन्यूअस या सतत श्रेणी। उसको देखने के बाद आपको ये नया नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हल करेंगे क्योंकि हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर समांतर माध्य निकालना हो तो इसका सूत्र होता है x बार या समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपान n। सिग्मा का अर्थ होता है योग, अर्थात ये जो मूल्य दिए गए हैं इनका अगर योग कर दें तो सिग्मा x, ये x है ठीक, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये सिग्मा x निकल आएगा, ठीक है। और n क्या है? मदों की संख्या। कुल मद कितने हैं क्रम संख्या से ज्ञात हो रहा है कि 7 मद हैं, ठीक है ना। तो ये मदों की संख्या हो गई, तो इस सूत्र में रख देंगे 140/7 भाग करेंगे 20, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। अब डिस्क्रीट या असतत श्रेणी के लिए देखेंगे। इसका सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। f क्या है? फ्रीक्वेंसी या बारंबारता है, ठीक है ना। वैल्यूज की बार जो वैल्यूज आए हैं बारंबारता है f, ठीक है ना। सिग्मा f अर्थात बारंबारताओं का योग, ठीक। और सिग्मा fx अर्थात f इंटू एक्स, f गुणते x। तो ये असतत श्रेणी दी है, जैसे 5 का बारंबारता 6 है, 10 का बारंबारता 4 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, इस ढंग से फ्रीक्वेंसी दी है। तो हमको चूंकि इस सूत्र से ज्ञात हो रहा है कि हमको fx निकालना है ना, तो इसका अर्थ है f और x का गुणा करना होगा, f और x का गुणा करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक कॉलम और हम बनाएंगे fx का, है ना, fx का एक कॉलम और बनाएंगे और इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा f इंटू एक्स। 5 का 6 से गुणा 30, 10 का 4 से गुणा 40, 15 का 5 से गुणा 75, इस ढंग से fx आ जाएगा। fx को हम पूरे को जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा fx आ जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसियों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा सिग्मा f आ जाएगा। इसी को हम इस सूत्र में रख देंगे। सिग्मा fx कितना आ रहा है? 415। सिग्मा f कितना आ रहा है? 25। 415 अपान 25 अर्थात 83/5, 16 सही 3/5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा सरलता से। अब सतत श्रेणी या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखेंगे। ये क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, बारंबारता दी है f, फ्रीक्वेंसी 6, 10 से 20 4 है, 20 से 30 5 है, इस ढंग से। यहाँ भी वही सूत्र अप्लाई करेंगे। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f, सिग्मा fx अपान सिग्मा f। लेकिन हमको यहाँ पर x ज्ञात नहीं है तो x ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। x नहीं ज्ञात है, x ज्ञात करना होगा। तो x ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम प्रत्येक क्लास का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जो x कहलाएगा। तो x ज्ञात करने के लिए, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? L1 प्लस L2 अपान 2, अर्थात L1 क्या है यहाँ पर? वो किसी क्लास का निम्न सीमा है और L2 क्या है? किसी क्लास की उच्च सीमा है। निम्न सीमा जैसे इस क्लास में देखते हैं
तो निम्न सीमा क्या है, 0 है, उच्च सीमा 10 है, इन दोनों का योग अपान 2, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर x में पुटअप कर देंगे, है ना। तो 10 + 0 अपान 2 कितनी हो जाएगी, 5, है ना। इसी तरह 20 धन 30 अपान 2 15, ठीक। तो इस ढंग से हमको x प्राप्त हो जाएगा। फिर इस हमको fx ले आना है, तो f और x का गुणा कर देंगे, fx आ जाएगा। उसके लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा fx के लिए, ठीक। यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमको सिग्मा fx ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो जब हम ये कर लेंगे तो क्लास को भूल करके इसको हम भूल जाएंगे, क्लास इंटरवल को। फिर हम डिस्क्रीट श्रेणी, जैसे हमने असतत श्रेणी में निकाला था, उसी तरह हल कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ बनेगा। 0 से 10 6, 0, ये देखिए ये हमारा मध्यबिंदु हमने ज्ञात कर लिया सबका, ठीक है ना। 0 से 10, 10 से 20 का मध्यबिंदु 15, 20 से 30 का 25, इस ढंग से ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। और इन सब का f और x का गुणा कर दिया तो हमको fx ज्ञात हो गया, ठीक। fx ज्ञात हो गया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा fx चाहिए, तो हमने fx को जोड़ लिया सबको, तो सिग्मा fx प्राप्त हो गया। इसी तरह बारंबारताओं का योग सिग्मा f प्राप्त हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सूत्र में लिख देना है 705 अपान 25, ठीक है ना, बराबर 28.2, ठीक है। ये आ गया उत्तर। समांतर माध्य कितना हो गया इस कंटिन्यूअस सीरीज का, 28.2। अब हम शुद्ध माध्य के लिए देखेंगे। जो दूसरे प्रकार का माध्य जो पूछा जाता है, शुद्ध माध्य पूछा जाएगा। इसमें क्या किया जाता है कि जब कई आंकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, यदि उनमें से कोई मद गलती से लिख दिया जाए, जैसे कि कई लोगों के प्राप्तांक अगर जोड़े जाएं किसी परीक्षा में, अगर किसी का प्राप्तांक उसमें गलत हो जाए, गलती से कुछ और लिख दिया जाए, तो हमको अशुद्ध माध्य प्राप्त हो जाएगा, उसका अशुद्ध योग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर शुद्ध माध्य पूछा जाए ऐसे में, तो अशुद्ध माध्य माइनस अशुद्ध मद माइनस शुद्ध मद अपान मदों की संख्या। ये सूत्र या तो हम अपनाएंगे या तो गणना विधि जो हम आपको बताएंगे, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। 20 व्यक्तियों की मासिक आय का औसत ₹5000 पाया गया। 20 व्यक्ति हैं, अर्थात मदों की कुल संख्या 20 हो गई। उनकी मासिक आय का औसत कितना है, 5000 रुपया है। बाद में पता चला कि एक व्यक्ति की मासिक आय 4000 रुपये के स्थान पर 6000 ले लिया गया, अर्थात ये जो 5000 औसत आया था वो अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध था। तो शुद्ध मासिक औसत आय कितनी होगी, ठीक। तो जैसा हमने आपको बताया, शुद्ध माध्य अगर ज्ञात करना हो तो अशुद्ध माध्य माइनस अशुद्ध मद माइनस शुद्ध मद अपान मदों की संख्या। तो यहां पे अशुद्ध माध्य कितना दिया है, ₹5000, है ना। अशुद्ध मद कितना है, 6000 रुपये गलती से ले लिया गया स्थान पे, है ना। और लेना कितना चाहिए था, शुद्ध मद कितना होता, 4000 होता, ठीक। तो इसी को हम सूत्र में पुटअप कर देंगे, अशुद्ध माध्य माइनस अशुद्ध मद माइनस शुद्ध मद अपान मदों की संख्या। तो अशुद्ध मद कितना है, अशुद्ध माध्य कितना है 5000, अशुद्ध मद कितना है 6000, शुद्ध मद कितना था 4000, मदों की संख्या कितनी थी 20, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 6000 में से 4000 गए 2000 और 20 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा, है ना। 5000 में से 100 घटाएंगे 4900, ये उत्तर आ जाएगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड कैसे यूज़ करेंगे, देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आय दी हुई है, 20 व्यक्तियों की औसत आय दी हुई है। हमने बताया था कि औसत का इस्तेमाल सांख्यिकी में और गणित में होगा ही होगा हर जगह। तो आ गया, देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आय 5000 दी है, तो 20 व्यक्तियों की कुल आय कितनी हो जाएगी, 20 गुणित 5000। ये कहाँ से आया, जो लोग नहीं जानते हैं एक बार ध्यान से देखें। देखिए
20 व्यक्तियों की औसत आय 5000, अर्थात अगर 20 व्यक्तियों की कुल आय x है तो उनकी औसत आय कितनी होगी, x/20 होगी, जो कि कितनी दी हुई है, 5000 दी हुई है ना। तो कुल आय कितनी हो जाएगी, 20 गुणित 5000, वही यहाँ पर हमने डायरेक्टली किया हुआ है, 20 गुणित 5000 बराबर 1 लाख। तो ये कुल आय कितनी है जोड़ने पर 1 लाख, लेकिन चूंकि 5000 जो है वो अशुद्ध औसत आय थी, तो शुद्ध आय कब आएगी, जब हम सही जो मद था उसको जोड़ेंगे और जो गलत मद था उसको, जो अशुद्ध मद था उसको घटा देंगे। तो 1 लाख में से 6000 घटा देंगे जो कि अशुद्ध था, और जो शुद्ध था उसको जोड़ देंगे 4000 को, तो ये 98000 कुल शुद्ध आय आ जाएगी। अब जब शुद्ध आय आ गई तो शुद्ध औसत आय कितनी आ जाएगी, कुल आय अपान मदों की कुल संख्या, 98000/20, कितना आ गया आंसर, 4900। तो इस ढंग से भी आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला समूह माध्य पूछा जाता है, ग्रुप्ड मीन। 2 समूह दिए रहते हैं, उनको मिलाकर तीसरा समूह जो होता है उसका औसत माध्य पूछा जाता है, या इसको इधर उधर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न हम इसी में देख लेंगे। जैसे एक समूह दिया हुआ है, समूह 1, इसमें संख्या दी हुई है n1 और औसत दिया है इसका x1 बार। इसी तरह समूह 2 है, इसमें संख्या मदों की n2 दी है और औसत कितना दिया गया है, x2 बार। तो इनको मिलाने पर जो समूह होगा उसकी कुल संख्या कितनी होगी, n बराबर n1 + n2 होगा, है ना। कुल संख्या तो वही रहेगी, इन दोनों का जोड़। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत के लिए सूत्र है, इसको आप पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक। ऐसे सवालों के लिए ये सूत्र आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पर जो बड़ा समूह होगा उसका औसत क्या होगा, x डबल बार, लिख सकते हैं इसको, बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपान n1 प्लस n2, अर्थात पहले समूह में मदों की संख्या गुणते पहले समूह का औसत, ठीक, प्लस दूसरे समूह में मदों की संख्या इनटू दूसरे समूह का औसत अपान n1 प्लस n2, अर्थात दोनों समूह को मिलाकर जो संख्या है मदों की कुल उसका मान। या इसको यदि इसका गुणा इसे कर दिया जाए तो यह सूत्र इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं, इंटू n1 प्लस n2 बराबर ये वैल्यू, है ना। तो इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं। आगे सवालों में आप देखेंगे कि इसका भी उपयोग होगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। बाकी इस सूत्र को आप लिख लीजिए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। 50 छात्रों के एक समूह को प्राप्त अंकों का औसत 45 है। एक समूह है, 50 छात्र हैं, मतलब n1 कितना हो गया, 50 हो गया। प्राप्त अंकों का औसत अर्थात x1 कितना हो गया, 45 हो गया। दूसरा समूह दिया, उसमें 30 विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का औसत 55 है, अर्थात n2 30 हो गया और x2 कितना हो गया, 55 हो गया। तो कुल छात्रों का औसत अंक ज्ञात करिए, इसी सूत्र में रख देंगे। कुल छात्रों का औसत अंक कितना हो जाएगा, n1 x1 प्लस n2 x2 अपान n1 प्लस n2, n1 की वैल्यू x1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू। तो इस तरह x की वैल्यू उसमें सूत्र में पुटअप कर दीजिए सीधे सीधे। 50 × 45, n2 30, x2 55, ठीक है, अपान 50 + 30, ठीक। इसको हल कर लेंगे, 48.75 ये उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने बताया कि जब कुल अंक औसत अंक दिया है तो कुल अंक निकाला जा सकता है। तो 50 छात्रों का कुल अंक कितना हो जाएगा, 50 × 45, ठीक है ना, 2250। 30 छात्रों का कुल अंक कितना आ जाएगा, 30 × 55 अर्थात 1650। तो 80 छात्रों के कुल अंक कितने आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल अंक आ जाएंगे 3900। इसका औसत निकाल लेंगे, कुल अंक था ये, औसत निकाल लेंगे तो 3900 अपान 80 बराबर 48.75। इस ढंग से भी किया जा सकता है, लेकिन आप इसी से करिए, सूत्र से करिए, सरलता होगी आपको।
है ना। कोई भी प्रश्न आएगा तो आप हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थियों का औसत अंक 48.75 है। इस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 45 हैं और लड़कियों के औसत अंक 55 है। तो इस कक्षा के लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ भी वही है, दो समूह हैं और एक बड़ा समूह है, वो दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो उसमें इसी सूत्र का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। इसलिए इस सूत्र को याद कर लीजिए आप। तो यहां पर क्या दिया है, हाँ, 80 विद्यार्थियों का औसत अंक 48.75। यहां पर कुल विद्यार्थियों का औसत अंक दे दिया गया है, वहां हमको निकालना रहता था, यहां पर पहले से दे रखा है। इस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 45 और लड़कियों के औसत अंक 55 है। तो इस कक्षा के लड़के और लड़कियों की औसत संख्या ज्ञात। यहाँ पर N1 और N2 नहीं दिया हुआ है, बल्कि N दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों आप क्या करेंगे, N1 को x मान लेंगे, अर्थात छात्रों की संख्या x मान लिया। जब छात्रों की संख्या x मान लेंगे और टोटल कितने हैं, 80 हैं, दिया हुआ है कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, छात्र 100 हो गए, तो छात्राएं कितनी हो गई, मतलब लड़कियां कितनी हो गई, 80 - x, ठीक। तो बस इसी सूत्र में रख दीजिए। फिर N1 की वैल्यू मिल गई आपको, औसत है कितना, 45 दिया हुआ है। N2 की वैल्यू 80 - x, तो x2 औसत कितना दिया है, 55 दिया हुआ है ना। तो इस सूत्र में रख दीजिए 48.75 टोटल का जो औसत है बराबर ये हो गया। अब 80 का गुणा इसमें कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80 गुणते 48.75 x इंटू 45, 80 - x इंटू 55। इसको हल करेंगे 3900 इधर आ जाएगा, ये 45x, 80 गुणते 55 4400 माइनस 55x, यहाँ पर 10x इक्वल टू 500 आ गया, x इक्वल टू 50 आ गया। x क्या माना था आपने, लड़कों की संख्या N1, तो N2 कितना आ गया, 80 टोटल में से 50 को हटा देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 30, तो लड़कियों की संख्या 30 आ गई, लड़कों की संख्या 50 आ गई। समझ में आ गया होगा आपके। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 48.75 है। इस कक्षा के लड़कों का औसत अंक 45 और लड़कियों का औसत अंक 55 है। तो उस कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने वही प्रश्न बार बार पूछा है अलग अलग ढंग से। तो यह तरीका आप देखिए, यहाँ पर क्या, न तो टोटल n दिया है, न तो हमको n प्राप्त मालूम है, न तो N1 मालूम है, न तो समूह 1 में संख्या कितनी है मालूम है, न तो समूह 2 में n संख्या मालूम है, न n मालूम है, न N1 मालूम है, न N2 मालूम है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 100 में कितना है ना, 100 में कितना। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल को 100 मान लेंगे। जब टोटल को 100 मान लेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा N1 और N2 का वो 100 में चूंकि होगा तो उसको हम प्रतिशत मान लेंगे, वो वही हमारा प्रतिशत मान होगा, ठीक है ना। तो N को 100 मान लिया, माना लड़कों की संख्या x है, अर्थात N1 x है, टोटल 100 था, N1 x मान लिया, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 - x हो जाएगी। अब उसी सूत्र में जो हमने बताया था, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसके बाद जो हमने बताया था, ठीक, डायरेक्टली करते हैं इसको। 100 इंटू 48.75 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ा कर लिख दिया है, ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपके। दो सवाल हमने पीछे हल किए हैं, 100 यहाँ पर होता है ना, इसका हमने 48.75 में गुणा कर दिया तो इधर आ गया, ठीक है, सिंपल सी प्रक्रिया है। तो ये 4875 आ गया बराबर 45x, इसको एक्सपेंड किया हमने, हल करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 62.5 आ गई। ये 100 में आ रही है तो यही प्रतिशत हो गया हमारा, लड़कों का प्रतिशत। तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 में से 62.5 घटा देंगे, 37.5 लड़कियों का प्रतिशत आ गया। इस प्रश्न में अगर पूछा जाता लड़कों का प्रतिशत कितना है तो आप 62.5% बताते, लड़कियों का प्रतिशत कितना है 37.5% बताते।
अगर दोनों का अलग अलग पूछा जाता तो 62.5 और 37.5% क्रमशः आप बता देते। तो यह प्रश्न। अब अगला हम माध्य जो है हरात्मक माध्य देखते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है? हरात्मक माध्य का, हार्मोनिक मीन का, इसका प्रयोग औसत गति ज्ञात करने के हेतु किया जाता है। जब औसत गति ज्ञात करनी हो, ठीक, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जब कई टुकड़ों में अपनी गति संपन्न करता है, ठीक, जैसे इलाहाबाद से बनारस गया, बनारस से इलाहाबाद आया, या इलाहाबाद से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से मथुरा गया, इस ढंग से कई टुकड़ों में अपनी गति तय करता है, अलग अलग चाल से, अलग अलग गति से, ठीक, दूरी तय करता है। तो यहाँ पर हम जब औसत गति निकालते हैं तो उसके लिए हम हरात्मक माध्य का प्रयोग करते हैं। हरात्मक माध्य का सूत्र होता है n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस इस ढंग से जितने मद हैं उतना 1/xn, जहाँ पर n क्या है? वो सर्वेक्षणों की संख्या है, मतलब कितने टुकड़ियों में वो गति अपनी तय करता है, और ये हर टुकड़ी में कितना कितना उसका गति रहा है ना, वो यहाँ पर x1, x2, xn से डिनोट करते हैं, प्रत्येक सर्वेक्षण की गति। ठीक, तो आइए हल करते हैं एक प्रश्न इसी पर आधारित। कोई रेलगाड़ी दिल्ली से इलाहाबाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाती है, तो औसत गति ज्ञात करें। औसत गति ज्ञात करने के लिए हरात्मक माध्यम ने बताया, गति दी हुई है 2, औसत गति हमको ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? n अर्थात सर्वेक्षणों की संख्या, टुकड़ी जितनी टुकड़ियों उसने गति तय करी। यहाँ पे एक बार दिल्ली से इलाहाबाद जाता है और फिर इलाहाबाद से दिल्ली वापस आ जाता है, अर्थात 2, n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दिल्ली से इलाहाबाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा में जाता है, अर्थात x1 30 हो जाएगा, और इलाहाबाद से दिल्ली वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अर्थात 1/60 हो जाएगा, x2 60 हो जाएगा। इसी को हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2/3/60 हो जाएगा, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा। हाँ, कितना उत्तर आ जाएगा आपका? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ज्यामितीय मान देखते हैं। हरात्मक माध्य आपको समझ में आ गया होगा, और भी प्रश्न ढेर सारे जो भी एग्जाम्स में आए हैं सब हम करवा देंगे, चिंता मत करिए आप, बस आपको समझ में आना चाहिए, यही मेरा ध्येय है। अब ज्यामितीय मान, ज्योमेट्रिक मीन, जब कई मद दिए हों इस ढंग से, x1, x2, x3, x4, x5, इस ढंग से xn तक दिया हो, तो ज्योमेट्रिक मान जो होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? रूट का यहां पर n होगा और ये सभी का गुणा, जितने मद हैं उनका गुणा, और जितने मद रहेंगे n के रूट में वो आप लिखेंगे। ठीक, जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे 5, 8, 10, 12 ये 4 मदें दी हुई हैं, 4 वैल्यूज दी हैं, तो इसका जो गुणोत्तर श्रेणी, जो ज्यामितीय मान आप निकालेंगे, ज्यामितीय मान, तो क्या हो जाएगा? 4 के रूट में 5 गुणे 8 गुणते 10 गुणते 12, सबका गुणा कर देंगे, तो ये उत्तर हमारा आ जाएगा 4 के रूट में 4800, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको और सरल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? जितने का रूट होता है, ठीक, उतना अगर अंदर कोई संख्या मिल जाए हमको, उतना गुणनखंड मिल जाए किसी एक संख्या का, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो केवल दो है ऐसी संख्या जिसके 4 हमको गुणनखंड मिल गए, है ना, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं जो 4 बार जिसका गुणा हमको मिले अंदर, है ना। तो ये उत्तर हमारा कितना आ गया? 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 4 के रूट में 300, ये हमारा उत्तर हो गया। ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग आर्थिक जगत के आंकड़ों में औसत वृद्धि दर ज्ञात करने हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आर्थिक जगत के आंकड़ों में औसत वृद्धि दर ज्ञात करने हेतु किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, किसी कंपनी का शुद्ध लाभ पहले वर्ष में 20% और दूसरे वर्ष में
30% की दर से बढ़ा हो तो दोनों वर्षों की औसत वृद्धि दर ज्ञात करें। शुद्ध लाभ दिया हुआ है, पहले वर्ष में 20% बढ़ा और दूसरे वर्ष में 30% की दर से बढ़ा, तो दोनों वर्षों की औसत वृद्धि दर ज्ञात करनी है। इसके लिए हम मानते हैं कि शुरुआती जो वृद्धि रही, जो लाभ रहा, वो 100 रहा, ठीक है ना। तो 20% वृद्धि का अर्थ कितनी वृद्धि हुई, कितना हो गया, 120 हो गया। इसी तरह 30% वृद्धि का मतलब 100 में 30%, 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। इसको जोड़ देंगे तो वृद्धि हमको मालूम चल जाएगी 130। तो ये हमको वैल्यू पता चल गई। जब हमको दोनों वैल्यू पता चल गई तो हम ज्योमेट्रिक मान, ज्यामितीय मान आसानी से निकाल लेंगे सूत्र के द्वारा, ठीक है ना। 2 के रूट में 2 मध्य हैं, 2 के रूट में 120 गुणित 130, ठीक। इसको हल कर लेंगे, इसका रूट कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत नहीं होगा, सॉरी, 124.899, ये ज्यामितीय मान हमारा आ जाएगा, है ना। तो ये वृद्धि दर है, ये औसत वृद्धि है, सॉरी, ये औसत वृद्धि है, 124.899 है ना। जब 124.899 है और शुरुआती जो लाभ था कितना था, 100 था, तो कुल वृद्धि कितनी हुई, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 24.899%, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो ये ज्यामितीय मान हो गया। अब समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य में क्या संबंध होता है वो देख लीजिए। जो समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य से अधिक होता है और गुणोत्तर माध्य हमेशा हरात्मक माध्य से अधिक होता है। अर्थात यदि दो संख्याएं दी हों या कई संख्याएं दी हों, ये पूछा जाए कि इसमें समांतर माध्य बड़ा होगा कि गुणोत्तर माध्य बड़ा होगा कि हरात्मक माध्य बड़ा होगा, तो यही सूत्र का उपयोग आप करेंगे। सबसे बड़ा समांतर माध्य होगा, फिर गुणोत्तर माध्य होगा और फिर हरात्मक माध्य होगा, है ना। प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है कि इसमें जो सेट दिया गया है इसमें से कौन सा सेट सही हो सकता है, तो उसमें आप ऑप्शन को जब देखेंगे उसमें आप देखेंगे जिस सेट में समांतर माध्य बड़ा होगा सबसे, वही सेट उत्तर होगा आपका। यदि समांतर माध्य बड़ा है तो फिर आप गुणोत्तर माध्य देखेंगे, ठीक। गुणोत्तर माध्य अगर हरात्मक माध्य से बड़ा होगा तभी, तो इस ढंग से आप सवाल हल करेंगे। दूसरा सूत्र क्या होता है, ज्यामितीय मान का होल स्क्वायर बराबर समांतर माध्य गुणते गुणोत्तर हरात्मक माध्य, अर्थात जीएम का स्क्वायर बराबर एम इंटू एच एम। इसको हल, या तो इसको और सरल करेंगे तो जीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम इंटू एच एम, ठीक। तो ये संबंध हुआ एम, जीएम और एचएम में। उदाहरण देखते हैं। दो परीक्षणों का समांतर माध्य 127.5 है और उनका गुणोत्तर माध्य 60 है। तो पूछा क्या गया है, दोनों परीक्षण क्या होंगे और दूसरा एचएम मतलब हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन क्या होगा उसका। तो दिया गया है दो परीक्षणों का औसत माध्य, तो दोनों परीक्षण मान लिया, पहला परीक्षण x1 है, दूसरा, या मान लिया x है पहला परीक्षण, दूसरा y है, ठीक। तो जब दो वैल्यूज दी हो तो उनका समांतर माध्य कितना हो जाएगा, इसका अपान 2, दिया कितना है 127.5, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 2 गुणे 127.5 अर्थात 255, ठीक, 255, ये हमारा एक समीकरण मान लीजिए इसको। गुणोत्तर माध्य कितना दिया हुआ है, दोनों प्रेक्षणों का 60 दिया हुआ है। गुणोत्तर माध्य का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट, दो परीक्षण है तो रूट में, मतलब कि यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अंडर रूट जब 2 का रहता है तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं, ठीक। तो रूट एक्स वाई इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो एक्स वाई
इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर कर देंगे, एक्स वाई का स्क्वायर करेंगे तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3600 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको दूसरा सूत्र मान लेंगे, दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो x प्लस वाई और एक्स वाई आ गया। अब हमको यदि x और y मान ज्ञात करना हो तो हमको x माइनस वाई ज्ञात करना होगा। तो x माइनस वाई ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो x माइनस वाई ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x माइनस वाई बराबर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, x प्लस वाई हमको पता ही है 255 है, ठीक, और एक्स वाई का मान भी पता है 3600 है। इसको पुटअप कर देंगे तो ये रूट 50,625 आ जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,625 का रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 225 आ जाएगा, है ना। तो हमको x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों मिल गया, तो x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी यहाँ से। x प्लस वाई बराबर 255 और x माइनस वाई बराबर 225 है। तो यहाँ पर हम हल कर लेंगे, x का मान 240 और y का मान 15 आ जाएगा, ठीक। तो दोनों प्रेक्षणों की संख्या हमको ज्ञात हो गई। अब हरात्मक माध्य पूछा है, हमको गुणोत्तर माध्य पता है, समांतर माध्य पता है, तो हरात्मक माध्य सूत्र से निकाल लेंगे। जो हमने सूत्र बताया, gm का स्क्वायर बराबर am इंटू HM। gm हमने दिया हुआ है, गुणोत्तर माध्य कितना, ज्यामितीय माध्य 60 गुणित 60 बराबर समांतर माध्य दिया हुआ है 127.5 और हरात्मक माध्य दिया हुआ है, हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, ठीक। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे सबकी, तो हरात्मक माध्य इस ढंग से हमारा 28.33 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम खूब ढेर सारे प्रश्न हल करवा देंगे, जहाँ कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।